नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किए थे, लेकिन मौसम को देखते हुए कल आप सबकी क्लास नहीं हो पाई। आज हम लोग फिर उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको चिंता नहीं करना है भैया, ये क्लासेस आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। जिस दिन क्लास नहीं होता है उसका मतलब है कि किसी अपरिहार्य कारण जिसको नहीं टाला जा सकता है, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई है। तो चलो ज़्यादा देरी करेंगे नहीं, आज वाकाटक वंश का इतिहास और साथ ही साथ हम लोग नलवंशी शासकों का इतिहास दोनों को कनेक्ट करके पढ़ने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं। आप सभी को ये बात अच्छे से पता होगा कि भाई हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तैयारी संबंधी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं तैयारी संबंधी। सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सीजीपीएससी, शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ में व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसआई, कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। कांस्टेबल के लिए विशेष हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है और साथ ही साथ आबकारी के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि मेगा टेस्ट है। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप जाकर के एप्लीकेशन से टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ जो दुर्ग के आसपास के हैं वो कांस्टेबल का टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये में हमारे ऑफलाइन ब्रांच में आकर के आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। चलो भैया आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, यह है हमारा प्यारा भारत देश और इसकी आवश्यकता हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्यों पड़ रही है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश का इतिहास। तो वाकाटक वंश के इतिहास के लिए ये मैप क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चलो देखते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखेंगे हमारा बीजापुर जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और बीजापुर जिले में मैं टू द पॉइंट बात करूँगा भैया, आपको समझते हुए चलना है। यहाँ पर बीजापुर जिले में प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो राजवंश शासन करते थे उनका नाम था नलवंश। क्या है? नलवंश। और नलवंश की राजधानी क्या थी? पुष्करी, जिसको आप वर्तमान में अभी भोपालपट्टनम के नाम से जानते हैं। ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ये है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको जगह दिखेगा एक, जिसको कहते हैं भैया नंदीवर्धन। क्या कहते हैं? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वर्तमान के नागपुर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, कंपेयर इसका वर्तमान नागपुर के साथ होता है। यहाँ पर जिस वंश का शासन था उसको कहते हैं वाकाटक वंश। तो सर आपने तो कहा कि छत्तीसगढ़ के डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो हाँ भैया आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग पहले मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे, आपको पता होगा। और मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर हुआ करती थी। मतलब अभी जो छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के जो मध्य प्रांत बनता था, उस समय के भूगोल को लेकर के, उस समय के भौगोलिक रूप को देख करके ये इतिहास बना हुआ है। चूंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको पढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ पर है वाकाटक वंश, अच्छे से आपको याद रखना है। ये आप देख पा रहे हैं कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिहार है। यहाँ पर है बिहार की राजधानी पटना, जिसको पहले कहते थे पाटलिपुत्र। क्या कहते थे जी? पाटलिपुत्र कहा जाता था। और आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो वंश शासन कर रहे हैं उनको कहते हैं गुप्त वंश। क्या कहा जाता है? गुप्त वंश कहा जाता है। बड़े अच्छे से आपको याद रखना है गुप्त वंश के बारे में। यहाँ पर कौन से वंश के रूल चल रहा है भाई? गुप्त वंश का रूल चल रहा है, याद रखना है। गुप्तों की कैपिटल क्या है आपसे पूछा जाएगा। गुप्तों की कैपिटल आपको याद रखना है क्या थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। तो सर आप इन सब बातों को अभी हमें क्यों बता रहे हैं? अभी आपको ये बात याद रखना है, इस गुप्त वंश में जो जो शासक का काम हमको पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, आप सभी को हमने गुप्त वंश का इतिहास नहीं पढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सिक्के मिले हैं, इसीलिए आपको अभी चीज़ें नहीं पता चलेगी। अभी आपको वाकाटक वंश के लिए जिन शासकों को याद रखना है गुप्त वंश में, उसमें दो शासक आपको याद रखने हैं मुख्यतः से। अभी वाकाटक वंश और नल वंश के इतिहास के लिए आपको यहाँ पर दो शासकों का नाम याद रखना है। पहला क्या है आप याद रखेंगे? सबसे पहले समुद्रगुप्त। इसके बाद आप किसको याद रखेंगे?
चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखना है, चंद्रगुप्त सेकंड को याद रखना है अच्छे से। और याद रखना है यहीं पर चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से, चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति का नाम क्या है? कालिदास। ये सब आपको अभी याद रखना है, यहीं से आपको पूरी कहानी समझ में आने वाली है। तो चलो कहानी को अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू। इस स्लाइड की हमको जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। देखिए ये है वाकाटक वंश के शासक। मैंने आप सभी के टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अगर आप चाहेंगे तो एक बार इन शासकों के नाम को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि वाकाटक वंश में हम लोग देखेंगे पहले इनके जो शासक हुए उनको कहते हैं विंध्य शक्ति। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इनके संस्थापक के रूप में आपको याद करना होगा प्रवरसेन प्रथम को। किसको? प्रवरसेन प्रथम को। प्रवरसेन के बाद जिसका नाम आता है वो है महेंद्र सेन। प्रवरसेन प्रथम के बाद कौन आते हैं? महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के बाद कौन आएंगे हमारे यहाँ? रुद्रसेन द्वितीय। कौन आएंगे? रुद्रसेन सेकंड। जिनका जो हमको इतिहास पता है, जो हमको सीरीज पता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पहले विंध्य शक्ति, फिर महेंद्र सेन, फिर रुद्रसेन सेकंड। उसके बाद हमको पढ़ना है जो शासक वो है प्रवरसेन द्वितीय। उसके बाद में जो शासक आते हैं वो है नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय। उसके बाद जिसको हमको पढ़ना है वो है देवसेन। और उसके बाद इस वंश में अंतिम शासक के रूप में हम पढ़ते हैं किसको? हरिसेन को। किसको पढ़ते हैं? हरिसेन को। तो अच्छे से आपको ये बातें, ये सीरीज याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी अभी मैंने यही बताया, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन, देवसेन और हरिसेन। कौन? हरिसेन भैया, याद रखिएगा हरिसेन अच्छे से। ये शासक हैं कौन? वाकाटक वंश के। अगर हम नल वंश के शासकों की बात करें, नल वंश के शासकों की बात करें तो नल वंश के शासकों में संस्थापक के रूप में आप देखते हैं शिशुक को। अब आप कहेंगे सर कि आप हमें वाकाटक वंश पढ़ा रहे हैं तो नल वंश को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भैया अभी आपको ये पूरे शासकों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ समकालीन डायनेस्टी हैं जिनके बीच में युद्धों का आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये डायनेस्टी, इसको कहते हैं नल वंश। नल वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? शिशुक, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था? विंध्य शक्ति, उसी प्रकार से यहाँ पे याद रखना है क्या? शिशुक। लेकिन यहाँ पर संस्थापक हमने किसको कहा था? प्रवरसेन प्रथम को, जबकि यहाँ पे संस्थापक कौन है? शिशुक। यहाँ पे संस्थापक आपको दिखाई देते हैं नल वंश के लिए। नल वंश में आपको 3 शासकों को लगातार याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको कहते हैं वी का क्यूब। क्या कहते हैं? वी का क्यूब कहा जाता है, जिसमें से आपको वी के क्यूब में आपको ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। जिसमें से अगर हम बताएं याद करने के लिए भाई, ठीक है, किसी को आहत नहीं होना है याद करने के लिए। एक जो है, पहला जो है वो शेर का पर्यायवाची है, दूसरा जो कौन सा है? बैल का पर्यायवाची है, और तीसरा क्या है जी? बरहा, वराह का पर्यायवाची। आपको याद रखना है, ठीक है, खुद वराह ही है, आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले व्याघ्रराज, फिर वृषभराज, फिर वराहराज। तो पहले कौन आए? शिशुक, फिर व्याघ्रराज, फिर वृषभराज, उसके बाद कौन आए हैं आपके लिए? वराहराज। अच्छे से ऐसे याद रखना है। उसके बाद भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। ये 3 व्यक्ति को एक साथ याद रखना है। भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, फिर स्कंद वर्मन। उसके बाद आपको याद रखना है क्या? 3 लोगों के फिर पेयर बनाना है। उसमें पहले याद रखना है स्तंभराज, फिर नंदराज, फिर पृथ्वीराज। फिर आपको मिलेंगे विरूपाक्ष और विलासतुंग। उसके बाद आपको याद रखना है पृथ्वी व्याघ्र और भीमसेन। फिर अंतिम में आपको याद रखना है नरेंद्र थबल, ठीक है। ये नलवंशी शासक हैं, इनकी जरूरत हमको अभी पढ़ने वाली है भैया। चलो अब हम देखते हैं वाकाटक वंशी शासकों का इतिहास। इसमें मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है ये व्यक्ति कौन है? प्रवरसेन प्रथम है। कौन है? प्रवरसेन प्रथम। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को संस्थापक माना जाता है छत्तीसगढ़ में। संस्थापक जो कि विंध्य शक्ति का बेटा है। किसका बेटा है? विंध्य शक्ति का बेटा है। और क्या है? संस्थापक है। आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी। क्या नाम है? डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी। उनके अनुसार ये जो प्रवरसेन प्रथम हैं, इनका शासन दक्षिण कोसल के संपूर्ण क्षेत्र पर हो गया था। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। ये संस्थापक माने जाते हैं।
डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी के अनुसार क्या है, दक्षिण कोसल के समस्त क्षेत्र पर इसका अधिकार था। अच्छे से इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये विंध्य शक्ति का बेटा है। इसके बारे में मात्र आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद कौन आते हैं, महेंद्र सेन। अगले शासक को देखेंगे महेंद्र सेन। महेंद्र सेन की अगर आप बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था, देखिए ये स्लाइड देखिएगा, यहां पर ये शासक हैं कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के विजय अभियान के बाद दक्षिणावर्त का, है ना, क्या क्या इसने विजय अभियान शुरू किया, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में हम इस बात को पढ़ते हैं। अभी याद रखिएगा, समुद्रगुप्त क्या कर रहा है, दक्षिण अभियान कर रहा है। क्या कर रहा है, दक्षिण अभियान कर रहा है। और जब दक्षिण अभियान करता है तो आप सभी को पता है, ये जो है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा है। इसने क्या किया है भैया, इसने क्या अपने आप को धरणीबंध कहा है, जो पूरी धरती को विजय कर ले, जो पूरी धरती को बांध दे। ऐसा व्यक्ति कौन था, ऐसा व्यक्ति था समुद्रगुप्त। याद रखिएगा। अभी तो ये क्या करेगा, दक्षिण विजय अभियान करेगा। और दक्षिण में क्या पड़ रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ किसका पार्ट है, अभी आप सभी को पता है। तो मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एक साथ भौगोलिक रूप से एक है। मैं बता रहा हूं उस समय, तो उस समय यहाँ के शासक, वाकाटक वंश के शासक, याद रखिएगा, दक्षिण कोसल जिसको हम लोग पूरा एक साथ कह दे रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ के शासक महेंद्र सेन को। और याद रखिएगा, यहाँ पर नलवंशी शासक एक व्यक्ति का नाम आता है, जो आप पढ़ेंगे, व्याघ्रराज। जी हाँ, वी के क्यूब में जो पहला नाम था व्याघ्रराज, उसको क्या करता है, पराजित करता है। कौन, समुद्रगुप्त। बड़े अच्छे से याद रखना है। इस समय ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है महाकांतार। क्या कहलाता है, महाकांतार। नलवंश के समय दक्षिण कोसल पूरे छत्तीसगढ़ ऊपरी भाग को, जबकि ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है इसको महाकांतार कहा जाता था। नलवंश के इतिहास के दौरान मैं आपको बताऊंगा, याद रखना है। तो समुद्रगुप्त ने किसको किसको पराजित किया है, वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को, और याद रखिएगा साथ ही साथ नलवंश के शासक व्याघ्रराज को। बड़े अच्छे से याद रखना है। तो ये हम लोग ऐसे ही हवाई बातें नहीं कर रहे, इसकी जानकारी कहीं से तो हमको मिलती होगी। तो जी हाँ, इसकी जानकारी हमको मिलती है हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति से। किसे, हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति से। और ये हरिसेन कौन है, तो भैया ये हरिसेन इसी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, याद रखना है, ठीक है। सभी बातों को मैंने आगे आप सभी के लिए लिख दिया है, चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो एक घटनाक्रम आपको मैंने बता दिया यहां से कि याद रखिएगा इस महेंद्र सेन को, किसको, ये महेंद्र सेन, ये महेंद्र सेन इधर, और याद रखिएगा इधर ये व्याघ्रराज। इन दोनों को कौन पराजित करता है, इन दोनों को पराजित करता है समुद्रगुप्त। इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्ति होती है, हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति से। अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये घटनाक्रम आपने याद रख लिया। आगे आप देखेंगे रुद्रसेन सेकंड के बारे में। चलिए, रुद्रसेन सेकंड के बारे में जानना है तो फिर से इसी मैप का हमको उपयोग करना पड़ेगा। देखिए ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। आप सभी को मैं बता दूं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातों को मानते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय के बीच में कोई अन्य शासक नहीं थे। जैसे महेंद्र सेन हमने पढ़ा है, ऐसे कोई शासक नहीं थे। इसी रुद्रसेन द्वितीय को कई शासक महेंद्र सेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको ऐसा कभी स्टेटमेंट मिल जाए एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, आपको टिक लगा देना है। कई इतिहासकारों का मानना है जो रुद्रसेन द्वितीय है उसी को महेंद्र सेन के नाम से उल्लेखित किया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसकी रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे इस बात को। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, याद रखिएगा आप सभी को अच्छे से, इसकी जो बेटी है इसका नाम क्या है भैया, प्रभावती है। क्या नाम है, प्रभावती इसकी बेटी का नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छे से देखेंगे, इन्हीं की उपाधि थी विक्रमादित्य की। इनके दरबार में 9 रत्नों में से एक व्यक्ति का नाम है कालिदास। बड़े अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे। तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह किससे होता है, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ। अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसका विवाह संपन्न होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटी का नाम क्या है, उसका प्रभावती, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन है इसके 9 रत्नों में से, कालिदास आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कालिदास आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे घटनाक्रम क्या होने वाला है, अच्छे से याद रखेंगे।
तो अब समुद्रगुप्त जो है ना, सॉरी चंद्रगुप्त जो है क्या करेगा, चंद्रगुप्त सेकंड जो है क्या करेगा भैया, चंद्रगुप्त सेकंड अपनी बेटी का विवाह जिसका नाम क्या है प्रभावती, किसके साथ कर देगा, रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर देगा। याद रखना है कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये प्रभावती जो है गर्भवती होती है, याद रखना है ना, मां बनने वाली होती है। उसी दौरान क्या होता है, रुद्रसेन द्वितीय का क्या है, इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, याद रखना है स्वर्गवास हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप सभी को पता होना चाहिए प्रभावती, आप पूरे भारत में जो देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी बेटी है, तो ऐसे में उसके पिताजी को चिंता होती है अपनी बेटी की, और चूंकि ये मां बनने वाली है और ये इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, एक का नाम है दिवाकर, एक का नाम है दामोदर। एक का नाम क्या है दिवाकर, एक का नाम है दामोदर। बड़े अच्छे से याद रखना है, इन दोनों के बेटों का क्या नाम है, 2 बेटे हैं, एक का नाम दिवाकर रखा गया है, एक का नाम दामोदर रखा गया है। ऐसे कंडीशन में चंद्रगुप्त द्वितीय चाहता है कि इसके 9 रत्नों में से एक रत्न जो सबसे महत्वपूर्ण है कालिदास जी, वो यहाँ पर आए वाकाटक वंश में अपनी बेटी प्रभावती के पास, और अपने जो नाती हैं उनको क्या करे भाई, उनको शिक्षा दीक्षा दे, और वो जब तक बड़े नहीं होते हैं हमारे साथ यहाँ पर रहे, ऐसा ये है ना अपनी बेटी के पास भेज देते हैं। किनको, कालिदास जी को। कालिदास जी यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, देखिए ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आएंगे तो आपको पता है रास्ते में यहाँ पर क्या पड़ेगा, सरगुजा पड़ता है हमारे यहाँ, और सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है। क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी के पास जैसे हमारे यहाँ कालिदास जी पहुंचे, ठंडी ठंडी पुरवैया बढ़िया चल रही है, एकदम मजा आ रहा है, तो रामगढ़ की पहाड़ियों पर बैठकर कालिदास जी रोटी वोटी खाने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, बढ़िया रोटी वोटी निकालते हैं, खाने वाने के लिए बैठते हैं, टमाटर चटनी के साथ, है नहीं। तो इनको लगता है कि भाई रामगढ़ की पहाड़ी की जो आनंद जो इनको मिलता है सरगुजा में आकर के, इनको लगता है कि भाई यही क्या है, स्वर्ग है। क्या है, स्वर्ग है। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए सरगुजा को स्वर्ग का द्वार किसने कहा है। आप कहेंगे भैया सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है कालिदास जी ने। याद रखिए, अब कालिदास जी ठहरे रचनाकार, साहित्यकार, अब इनका मन कर गया है ना, स्वर्ग जैसा आनंद मिल रहा है तो कुछ लिख ही लेते हैं। तो ये बोले कि आज तक हमने बहुत कुछ लिखा है, आज हम किसी के प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं, तो यहीं पर ये है ना मेघदूतम की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, मेघदूतम की रचना करते हैं। बड़े अच्छे से याद रखिएगा, कालिदास जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति मेघदूतम की रचना इसी सरगुजा के पास स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में इन्होंने किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद हमारे यहाँ के साहित्यकार मुकुटधर पांडे जी ने किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। तो ठीक है, यहां तक के घटनाक्रम को आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, और आपको मैंने बता दिया रुद्रसेन और प्रभावती के बारे में। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था दिवाकर, एक का नाम था दामोदर। कालिदास जी कैसे छत्तीसगढ़ आए हैं, इस घटनाक्रम को मैंने आपको बता दिया है। कैसे इन्होंने मेघदूतम की रचना की है, ये भी मैंने बता दिया है। कैसे इन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है, ये भी मैंने आपको कहानी में को रिलेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रवरसेन द्वितीय को। याद रखिएगा, जो मैंने बताया प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय के 2 बेटों में से एक बेटे दामोदर, याद रखिएगा, जी हाँ, यही दामोदर जो है अब प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जाना जा रहा है। अच्छे से आपको याद रखना है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा किसके हाथों में हो रही है, कालिदास जैसे है ना व्यक्ति के हाथों में। क्योंकि कालिदास क्या है, एक साहित्यकार है, आपको पता है, अच्छे खासे साहित्यकार है, दिन भर ऐसे लिखते रहते हैं। अब ये प्रवरसेन देखते रहता है, काला लिखेगा, काला लिखेगा, हाँ कुछुत लिखते बाबा, कुछुत लिखते, है ना, मतलब उनको देख करके वो प्रेरित हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रवरसेन द्वितीय ने भी क्या किया है, प्रवरसेन द्वितीय ने भी एक पुस्तक लिखा है उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के, और उस पुस्तक का नाम है सेतुबंध। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए सेतुबंध नामक रचना कौन से वाकाटक वंशी शासक या निम्नलिखित में से किस शासक की है। याद रखिएगा, प्रवरसेन द्वितीय की। अच्छे से इस बात को याद रखना है। कालिदास के बारे में जितना भी घटनाक्रम हमने बताया है, प्रवरसेन द्वितीय के कार्यकाल में आपको उस बातों को याद रखना है। ठीक है, नरेंद्र सेन की बात आपको जानना है। ये जो नरेंद्र सेन है, नरेंद्र सेन जो है अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के बहुत चिंतित था। तो ये क्या करता है, ये भैया पहुंच जाता है छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले हिस्से में, जहां पर पुष्करी में नलवंशी शासकों का क्या चल रहा है, शासन। और ये यहां से जाकर के सबसे पहले किसको, व्याघ्र राज को, सॉरी है ना, सबसे पहले आपको याद रखना है वराह राज को। किसको, वराह राज को जाकर के ये पराजित कर देता है। याद रखिएगा, नलवंशी शासकों का इतिहास मैं कल पढ़ाऊंगा, तो आपको याद रखना है कि कल
किसने किसको पराजित किया था? अभी बता रहा हूं, नरेंद्र सेन जो कि वाकाटक वंश का है, वो किसको पराजित कर दे रहा है? वराहराज को। और यहीं से युद्धों का सिलसिला अब चालू होगा दोनों डायनेस्टी के बीच में। याद रखिएगा, नरेंद्र सेन ने किसको पराजित कर दिया है? वराहराज को। अब याद रखना है, जब इस नरेंद्र सेन ने इसको पराजित कर दिया तो याद रखना है ये भवदत्त वर्मन पहुंचेगा इसके पास, किसके पास? नरेंद्र सेन के पास। और इस नरेंद्र सेन को क्या कर देगा? पराजित कर देगा। और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से या रिद्धिपुर अभिलेख से। आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जाएगा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र के अनुसार। आपको याद रखना है बड़े अच्छे ढंग से। आगे आपको पूछा जाएगा, तो मैंने पहले बताया है कि नरेंद्र सेन ने पहले आक्रमण किया था वराहराज के ऊपर, उसी के बदले के रूप में भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया किसके ऊपर? नरेंद्र सेन के ऊपर। और इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी मैंने बताया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में नंदीवर्धन, जिसको वर्तमान में नागपुर के नाम से जाना जाता है। बड़े अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये घटनाक्रम अच्छे से आपको याद रखना है। और ये भवदत्त वर्मन जो है नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करेगा, इसको पराजित करेगा और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर देगा। अब इसके बेटे कौन है? पृथ्वीसेन द्वितीय। अब इसके पिताजी को नलवंशी शासकों ने क्या किया है? पराजित किया है। तो ये पृथ्वीसेन द्वितीय जो पृथ्वीसेन सेकंड जो है, याद रखिएगा, ये कहां पर आक्रमण करेगा? नलवंश के ऊपर। और याद रखना है भवदत्त वर्मन के दो बेटे, एक का नाम है अर्थपति भट्टारक, एक का नाम है स्कंद वर्मन। इस अर्थपति भट्टारक को क्या कर देगा? अर्थपति भट्टारक को ये जाकर के पराजित कर देगा। जिस प्रकार से इस वाले युद्ध की जानकारी भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया था, इसकी जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख से प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से इस पृथ्वीसेन ने द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को हराया है, इसकी जानकारी हमको केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से चलती है। तो पहले रिद्धिपुर वाला याद रखना है, फिर केसरी बेड़ा वाला अच्छे से याद रखना है। अब चूंकि ये जो भवदत्त वर्मन था वो नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करके उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था, तो उसी प्रकार से पृथ्वीसेन द्वितीय ने बदले की भावना से आक्रमण किया और इसके बेटे अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। और यहीं पर कहा जाता है अर्थपति भट्टारक की मृत्यु भी हो गई थी। और इसके कैपिटल जो कि है पुष्करी, इसकी राजधानी, उसको भी इसने तहस नहस कर दिया था। अब ऐसे में इसका भाई स्कंद वर्मन ये पूरी घटना को देख रहा है। तो स्कंद वर्मन ने भी कसम खाया कि मैं भी अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा और इस पुष्करी को तब तक मैं पुनः है ना सुनियोजित नहीं करूंगा जब तक कि मैं वाकाटक वंश के शासकों को पराजित नहीं कर देता। ऐसे बदले की भावना से स्कंद वर्मन अब इधर आएगा और इस देवसेन को क्या करेगा? इस देवसेन को पराजित करेगा। अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अपनी राजधानी पुष्करी को फिर से सुनियोजित करता है और पोड़ागढ़ में एक विष्णु मंदिर बनवाता है और एक अभिलेख लिखवाता है पोड़ागढ़ में कि जो स्कंद वर्मन है वो विजेता था और विजेता रहेगा, ऐसा ये वहां पर लिखवाता है। याद रखिएगा इस बात को। और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में आप जानते हैं हरिसेन को। तो ये इसकी घटनाक्रम है, पूरी घटनाक्रम आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप कहेंगे सर आपने तो बोल दिया, हम कैसे याद रखेंगे? तो चलिए भैया, आप कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूं। वाकाटक वंश की राजधानी आपको याद रखना है, क्या है? नंदीवर्धन। क्या है? नंदीवर्धन। अभी वर्तमान में नागपुर से इसकी तुलना की जाती है, मतलब राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, है ना। उपाधि क्या धारण करते थे? तो याद रखिएगा ये लोग उपाधि धारण करते थे, महाराज की उपाधि। अच्छे से याद रखना है। संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में संस्थापक माने जाते हैं प्रवरसेन प्रथम को इनके संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलो आगे देखो, मैंने बताया था प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का बेटा है। अच्छे से आपको याद रखना है कि नहीं? विंध्य शक्ति का क्या है? बेटा है। और विंध्य शक्ति यहाँ के पहले नरेश माने जाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा विंध्य शक्ति के बारे में। विंध्य शक्ति के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है, ये जो हैं पहले राजा माने जाते हैं, प्रथम नरेश माने जाते हैं, लेकिन संस्थापक नहीं माने जाते हैं। प्रथम नरेश माने जाते हैं, पहले राजा माने जाते हैं, याद रखिएगा। और उसी का बेटा है प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति का बेटा। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इस बात को बड़े अच्छे से आपको याद रखना है, संस्थापक माने जाते हैं। डॉक्टर वासुदेव मिरासी के अनुसार संपूर्ण दक्षिण कौशल में इसने क्या कर लिया था? शासन किया था। इसने संपूर्ण दक्षिण कौशल को विजय कर लिया था, ऐसा मैंने आपको बताया था।
महेंद्र सेन के बारे में अगर आप देखेंगे, इसके बाद जो शासक आते हैं, मैंने बताया कि कई इतिहासकार का मानना है प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय के बीच में कोई शासक नहीं है। ये रुद्रसेन द्वितीय ही महेंद्र सेन के रूप में मानते हैं कई लोग, लेकिन कई लोग इसको अलग शासक के रूप में मानते हैं। आप दोनों को अलग अलग पढ़ लीजिए और दोनों को अगर एक साथ पूछ दे तब भी आपको मान लेना है कि जी हाँ वो कथन सही है। ठीक है, महेंद्र सेन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के समय दक्षिण कौशल के राजा, याद रखिएगा, महेंद्र सेन को क्या किया था? पराजित किया था। इसका उल्लेख आपको हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया है। रुद्रसेन सेकंड की बात करते हैं तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती के साथ इसका विवाह हुआ था और इन दोनों से इनको 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। एक का नाम था दिवाकर, एक का नाम था दामोदर। अब यही दामोदर जो है आगे चल के क्या कहलाएगा? प्रवरसेन द्वितीय। बड़े अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अब हमको देखना है यहाँ पर प्रवरसेन द्वितीय के बारे में, जिनका मूल नाम क्या है? दामोदर। और इनके गुरुदेव कौन है? कालिदास। अर्थात इनकी शिक्षा दीक्षा कौन करवा रहे हैं? कालिदास जी करवा रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, मैंने बताया था, इसका नाम क्या है? सेतुबंध, मैंने बताया था। इसके अलावा कालिदास जी ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है ना। टमाटर चटनी और रोटी वाली कहानी याद करेंगे। रामगढ़ की पहाड़ी पर इन्होंने मेघदूतम की रचना की, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नरेंद्र सेन की बात करेंगे तो ये वही नरेंद्र सेन है जिसने सबसे पहले क्या नल वंश के शासक वराहराज को पराजित किया था। नलवंशी शासक वराहराज पर आक्रमण किया। इसके बाद नलवंश के शासक भवदत्त वर्मन ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमको रिद्धिपुर ताम्रपत्र से होती है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र के अनुसार नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया व इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। यही घटनाक्रम हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। ये आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में। पृथ्वीसेन द्वितीय जो कि आप सभी को पता है नरेंद्र सेन का बेटा है। इसने क्या किया? अपने पिताजी के पराजय की बदला लेने के लिए नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण किया। इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। ये मैंने आपको बताया था। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार पृथ्वीसेन द्वितीय ने नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित किया व उनकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस किया, क्योंकि इसके जो पिताजी थे है ना, अर्थपति भट्टारक के पिताजी आप सभी को पता है भवदत्त वर्मन, उसने नरेंद्र सेन की राजधानी को जाकर के तहस नहस कर दिया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा भी माना जाता है जो भवदत्त वर्मन है उसने राजधानी को तो तहस नहस किया ही किया था, याद रखिएगा आप सभी को, यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन के लिए अपना कैपिटल भी बना लिया था नंदीवर्धन को। ऐसा माना जाता है भवदत्त वर्मन के बारे में। जब नलवंश पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार पृथ्वीसेन द्वितीय के पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ साथ मालवा पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसको भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं देवसेन। देवसेन के ऊपर कौन आक्रमण करता है? तो नलवंशी शासक स्कंद वर्मन इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। और इन्होंने कसम खाया था ना कि मैं जब तक है ना वाकाटक वंश के शासक को नहीं हराऊंगा तब तक मैं अपनी जो राजधानी है पुष्करी उसको फिर से सुनियोजित नहीं करूंगा। बताया था ना मैंने, अच्छे से याद रखना है भाई। नलवंशी शासक स्कंद वर्मन से ये पराजित हुआ था। हरिसेन की बात करेंगे तो वत्स गुलाम वंश से संबंधित व्यक्ति है और ये याद रखना है आप सभी को, क्या है भाई? अंतिम शासक है, याद रखना है, वाकाटक वंश का। तो इतनी कहानी को आपको याद रखना है वाकाटक वंश के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, वो ये जो प्रभावती है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, इनका एक अभिलेख है जिसको कहते हैं पूना अभिलेख। क्या कहते हैं? पूना अभिलेख। उस पूना अभिलेख के अनुसार ये पता चलता है कि जो वाकाटक वंश के शासक थे उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। और इसका अगर आपको प्रमाण जानना है तो आपको 2 चीज़ों से इसका प्रमाण मिलता है। एक तो पहले जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था हमारे यहाँ, तब तो ये लोग पराजित हुए थे। तो ये लोग टैक्स दे रहे थे। एक तो पहली बात है क्योंकि उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति का पालन किया था। अब ये क्या होता है? तो ये भैया पहले किसी राज्य को जा करके उसको पराजित कर दो, ग्रहण कर लो, फिर उनको मोक्ष दे दो और कहो कि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह तब तक बना रहेगा जब तक तुम हमको राजस्व भेजते रहोगे। समझ रहे हो? इस प्रकार की नीति पर उन्होंने काम किया था समुद्रगुप्त ने। तो एक तो ये प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण क्या मिलता है? दूसरा प्रमाण मिलता है कि मैंने बताया है कि इन्होंने महाराजों की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की। देखेंगे, हमने बताया था कुछ देर पहले आप सभी को, महाराज की उपाधि, महाराज की उपाधि। तो चूंकि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी तो हम जब गुप्तों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि गुप्त वंशी शासक किसका उपाधि धारण करते हैं जी?
महाराजाधिराज, मतलब महाराजाओं के भी महाराजा। तो इससे भी हमको ये पता चलता है कि वाकाटक जो थे किसकी अधीनता स्वीकार करते थे, गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। इस बात को अच्छे से याद करना है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, गुरुजी ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, सामर्थ्य एकेडमी के नाम से वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको पढ़ते रहना है। आप सभी को सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।